हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएन स्टडी मेथड। सो फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग क्लास 6वीं का गणित पढ़ेंगे। अध्याय 3 मतलब चैप्टर नंबर 3, रेखाखंड लाइन सिगमेंट। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स। रेखाखंड वाली गणित हम सभी के जीवन में बहुत ही यूज़फुल होती है। अगर आप लोग जीवन में ना देखोगे तो, लेकिन रीजनिंग जैसे जब सवाल आते हैं आगे की कक्षाओं में, जब बड़े बड़े परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उस समय ये रेखाओं का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। इसलिए इसके बेसिक्स को समझना हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आप क्लास 6वीं के हो तो आपको बेसिक से हर चीज़ पढ़ाया गया है। इसलिए आप लोग ध्यान दे करके एकदम से बेसिक से और क्लियरली आप लोग समझ करके इसको पढ़िए, ताकि आप लोग भूलें नहीं। चलिए, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम लोग शुरू करते हैं पढ़ना। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझते जाइए। चैप्टर नंबर 3 है रेखाखंड लाइन सेगमेंट। ठीक है, गणित पढ़ते हुए आपने पहले भी कई प्रकार की आकृतियाँ देखी हैं, जैसे वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज इत्यादि। तो देखिए भाई, हम लोग जब गणित पढ़ते हैं तब बहुत प्रकार की आकृति हम लोग देखते हैं ना गणित बनाते समय। तो जस्ट लाइक त्रिभुज, वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज आदि आदि। तो जैसे ये वृत्त है, त्रिभुज 3 भुजाओं वालों को त्रिभुज बोलते हैं, 4 भुजा वाले को चतुर्भुज बोलते हैं, और ये 1 2 3 4 5 6 भुजा वाले को षष्ठभुज बोलते हैं। तो मतलब जितना भुजा होगा उतना उसका वही नाम होगा। ठीक है, तो इस प्रकार की आकृति हम लोग गणित में देखते हैं। अभी भी हम लोग गणित पढ़ रहे हैं, इसमें भी देख रहे हैं। ठीक है, चलिए चलते पढ़ते हैं इनके आगे के मतलब को। क्या आप अपनी कॉपी पर एक वृत्त बना सकते हैं? तो यहाँ पर पूछ रहा है, क्या आप अपनी कॉपी पर एक वृत्त बना सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। वृत्त मतलब गोला गोला जो दिखाई दे वही वृत्त कहलाता है। तो फिगर नंबर 1 में है, चित्र नंबर 2 में आपके द्वारा बनाए गए वृत्त पर यदि आप पेंसिल घुमाएं तो आप पाते हैं कि पहला किसी बिंदु से प्रारंभ कर आप पुनः उसी बिंदु पर पहुंच जाते हैं। जब हम लोग वृत्त बनाते हैं तब हम लोगों को ये चीज़ ज़रूर समझना या महसूस करना चाहिए कि हम जिस बिंदु से शुरू करते हैं उसी बिंदु में आकर के मिल जाता है, तभी वो वृत्त बनता है। दूसरा, किसी बिंदु से प्रारंभ कर पुनः उसी बिंदु पर पहुंचने तक आपको आकृति के किसी भी भाग पर 2 बार चलाना नहीं पड़ता है। देखिए, अब यहाँ दूसरा स्टेटमेंट क्या बताया कि जब हम लोग वृत्त बनाते हैं तो एक बार हम लोग पेंसिल या पेन की नोक को रख दें, तो जब तक वो वही वापस वहीं पर ना जाए तब तक हम लोग नहीं उठाते हैं पेन या पेंसिल को। ऐसी आकृतियाँ जिनमें उपरोक्त दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं बंद आकृति कहलाती हैं। देखिए फ्रेंड्स, तो बंद आकृति हम लोग कैसी आकृति को बोलेंगे? जो अपने ही बिंदु से प्रारंभ होकर उसी बिंदु में पहुंच जाते हैं, और जिसमें एक बार प्रारंभ किए बनाना तो वो दोबारा क्या होता है, उसको पेंसिल या पेन की नोक को ना उठाना पड़े। तो ऐसी विशेषताएं वाली आकृति कहलाती है बंद आकृति कहलाती है। चलिए थोड़ा सा मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये बोला है कि मान लो ये एक बिंदु है। ठीक है, एक बिंदु है। अब हम लोग यहाँ से ऐसे घूमेंगे, यहाँ से तो ये आकर के वही बिंदु पर मिल जाता है ना, तो ये क्या कहलाती है। और घूमने पर हम लोग बिल्कुल भी कहीं पर भी पेन या पेंसिल के नोक को नहीं उठा रहे हैं ना, बिल्कुल भी भाई ऐसे कर रहे हैं। तो देखिए, क्या एक भी बार उठा? बिल्कुल नहीं उठाते। ये जो वृत्त की 2 विशेषताएं होती है, पहला कि वो जिस बिंदु से प्रारंभ होती है उसी पर आ जाती है। दूसरा, जिस बिंदु से प्रारंभ हम करते हैं तो वहाँ से उसी बिंदु तक मिलने तक बिल्कुल भी पेन या पेंसिल के नोक को उठाया नहीं जाता है। तो ऐसी आकृतियों को बंद आकृति बोला जाता है। कौन सी आकृति? बंद आकृति बोला जाता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। देखिए, ये आपको ये पी बना हुआ दिखाई दे रहा है, ये सिंबल पी है। फिगर नंबर 2 में ये सिंबल क्या दिख रहा है? पी है। अब इसमें ये पूछ रहा है, क्या पी एक बंद आकृति है? क्या आप लोग जानते हैं कि पी एक बंद आकृति है?
नहीं, क्योंकि P के किसी बिंदु से प्रारंभ कर बिना पेंसिल उठाए उसी बिंदु पर वापस पहुंचने के लिए आपको किसी न किसी भाग से 2 बार गुजरना पड़ेगा। अब देखिए P एक बंद आकृति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम लोग P को बनाएंगे तो यहाँ पर किसी न किसी भाग में क्या करना पड़ेगा, हमको 2 बार गुजरना पड़ेगा। दी गई आकृतियों में खुली तथा बंद आकृतियों को पहचानिए तथा यह भी बताइए कि वे सीधी रेखाओं, वक्र रेखाओं या दोनों प्रकार की रेखाओं से बनी हुई है। तो दी गई आकृतियों में खुली तथा बंद आकृति को पहचानना मतलब आगे साइड के लिए बता रहा है, तो उसमें बताना है कि कौन सी सीधी आकृति वाली रेखा है, कौन सी वक्र रेखाओं वाली रेखा और कौन से दोनों प्रकार की हैं, इसको हमें बताना है। ठीक है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा P को समझ लेते हैं। देखिए P को क्या बोला था कि एक बार हम ऐसे लाइन खींचते हैं, उसके बाद फिर ऐसे करके बनाते हैं, P इस प्रकार बनता है। और इसमें पूछा था कि क्या P भी एक बंद आकृति है, तो नहीं, बिल्कुल भी P बंद आकृति नहीं है, क्योंकि इसमें एक बार ऐसे खींचे फिर एक बार, तो हमको कहीं ना कहीं पर 2 बार उठाना पड़ा ना, इसलिए P एक बंद आकृति नहीं है। चलिए आगे एग्जाम्पल से समझते हैं कि बंद और खुली आकृतियों को छांटना है उसमें और लिखना है सारणी में। ठीक है, देखिए इन आकृतियों को ध्यान से देखिए और इसमें बताना है कि कौन सी आकृति सीधी रेखा वाली आकृति है, कौन सी आकृति वक्र रेखा वाली है और कौन सी आकृति दोनों प्रकार की आकृति है। चित्र 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इतने चित्रों को देख करके हमें बताना है। चलिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने सीख लिया है कि बंद आकृति किसे कहते हैं, खुली आकृति किसे कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमको छांटना है। देखिए ये कौन सी आकृति है, खुली आकृति। और किस प्रकार की आकृति है, वक्र रेखा वाली। वक्र रेखा का मतलब ये होता है कि उसमें सीधी लाइन टाइप की ना हो तो वो वक्र रेखा कहलाती है। तो ये फिगर नंबर 3 क्या है, खुली आकृति है और ये खुली आकृति है और वक्र रेखा वाली आकृति है। ये आकृति भी खुली आकृति है लेकिन ये सीधी रेखा वाली आकृति है। ये आकृति खुली आकृति है लेकिन ये वक्र रेखा वाली आकृति है। और ये भी खुली आकृति है लेकिन ये सीधी रेखा वाली खुली आकृति है। और ये बंद आकृति है, देखिए पर सीधी रेखा वाली आकृति है। ये भी बंद आकृति है, ये भी सीधी रेखा वाली आकृति है। और ये भी बंद आकृति है और ये भी सीधी रेखा वाली आकृति है। और ये बंद आकृति है लेकिन ये दोनों सीधी और वक्र दोनों प्रकार की रेखा वाली आकृति है। और ये वाली जो आकृति है ये वक्र रेखा वाली आकृति है। अब हम लोगों ने आकृतियों को देख लिया है। अब चलिए सारणी को भरेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों से ये बात और कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जो गणित पढ़ाती हूँ वो एकदम से बुक से मैं पूरा उसका मीनिंग, उसका क्या समझाया गया है, क्या डेफिनेशन दिया गया है, उसके हिसाब से मैं पढ़ाती हूँ। फ्रेंड्स, प्लीज़ हमारे इस तरीक़ों को लाइक, यदि अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए सारणी पूरा करते हैं। हालांकि पूरा है, मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए आप लोग अपने बुक को अच्छे से देखते जाइए। चित्र नंबर 3 को देखिए, खुली आकृति है और कैसी आकृति है, वक्र रेखा वाली आकृति है। चित्र नंबर 4 को देखिए, ये भी खुली आकृति है लेकिन कैसी आकृति है, सीधी रेखा वाली आकृति है। चित्र नंबर 5 को देखिए, खुली आकृति है और ये वक्र रेखा वाली आकृति है। चित्र नंबर 6 को देखिए, खुली आकृति है और वे सीधी रेखा वाली आकृति है। और 7वां देखिए, ये बंद आकृति है, त्रिभुज बंद आकृति है लेकिन सीधा रेखा वाली आकृति है। और ये भी चतुर्भुज बंद आकृति है, ये भी सीधी रेखा वाली आकृति है। बंद आकृति ये भी है, षष्ठभुज, ये भी षष्ठभुज है, ये सीधी रेखा वाली आकृति है। और ये भी बंद आकृति 10वां है, बंद आकृति है लेकिन दोनों प्रकार की रेखा, सीधी और वक्र दोनों प्रकार की रेखा वाली आकृति है। बंद आकृति
वक्र रेखा वाली आकृति, जो 11वां नंबर का क्वेश्चन है वो वक्र रेखा वाली आकृति है। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये सीधी, वक्र और दोनों प्रकार की आकृतियाँ समझ में आ गई होगी। और इन आकृतियों का हम सभी के जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व होता है, इसलिए इन सभी बेसिक्स को आप अच्छे से देखते जाइए, ध्यान से, और पढ़ते जाइए। नेक्स्ट देखते हैं। क्या आप अपने आसपास दिखाई देने वाली ऐसी आकृतियों की सूची बना सकते हैं जो सीधी एवं वक्र रेखाओं से मिलकर बनी हुई है? तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपके आसपास कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो सीधी और वक्र दोनों प्रकार की आकृतियों से मिलकर बनी हुई होगी। उन सामानों या चीज़ों के चित्र बनाइए, एकत्रित कीजिए। आपने अब तक दो प्रकार की रेखाओं को उपयोग किया है, जिनमें से एक तो वक्र रेखा या जिसे हम टेढ़ी मेढ़ी रेखा भी कह सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वक्र रेखा मतलब टेढ़ी मेढ़ी रेखा कह सकते हैं, तथा दूसरी सरल रेखा है जिसके बारे में आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा है। आइए सरल रेखा के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें। सरल रेखा खींचना तो अब सभी को आता ही है। सरल रेखा खींचना तो अब सभी को आता है। क्या आप बोर्ड पर एक आड़ी रेखा खींच सकते हैं? यह सरल रेखा उतनी ही लंबी होगी जितनी लंबा वह बोर्ड है जिस पर आपने सरल रेखा खींची है। अब मान लें कि कीबोर्ड की लंबाई दोगुनी बढ़ा दी जाए तो सरल रेखा भी दोगुनी बढ़ाई जा सकती है। यदि बोर्ड को आगे आगे और आगे बढ़ाते जाएं तो सरल रेखा भी बोर्ड आगे और आगे बढ़ाई जा सकती है। इस प्रकार हम सरल रेखा को दोनों ओर इतना बढ़ा सकते हैं कि जिसका कोई और छोर ना हो। अतः सरल रेखा ऐसी सीधी रेखा है जिसको दोनों ओर कितना भी बढ़ाएं कभी खत्म नहीं होता है। देखिए फ्रेंड्स, आपको ये आपको उदाहरण देकर के बताया है, ये पूरा समझा के बताया है कि ये कोई सरल रेखा है, उसको हम दोनों तरफ चाहे कितना भी बढ़ाएं वो कभी ख़त्म नहीं होगी। इसलिए सरल रेखा आप अनलिमिटेड खींच सकते हैं। जैसे कि इस प्रकार, जैसे कि ये सरल रेखा है, ठीक है। सरल रेखा है तो आप इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं, इसको इधर बढ़ा सकते हैं, इसको इधर बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार इसको सरल रेखा बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों तरफ जितना भी बढ़ा है ये ख़त्म होने वाला नहीं है। अतः सरल रेखा ऐसी सीधी रेखा है जिसको दोनों ओर कितना भी बढ़ाएं कभी खत्म नहीं होगी। क्या आप अपनी कॉपी पर एक सरल रेखा खींच सकती हैं? क्या आप अपनी कॉपी पर एक सरल रेखा खींच सकते हैं? यदि खींच सकते हैं तो खींचने का तरीका, और यदि नहीं खींच सकते हैं तो नहीं खींच पाने का कारण लिखिए। तो यहाँ पर बनाना है सरल रेखा, और इसमें बताना है कि कौन सी सरल रेखा को हम लोग कॉपी तक ला सकते हैं और कौन सी क्यों नहीं बना सकते हैं। आपने स्केल रेखा खींचने की कोशिश कर यह पाया कि आप उतनी ही लंबी सीधी रेखा खींच सकते हैं जितनी लंबी आपकी कॉपी है, परंतु सरल रेखा तो ऐसी रेखा है जो कभी खत्म नहीं होती ही नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, सरल रेखा एक ऐसी रेखा है जो कभी भी खत्म नहीं होती है। इसे कॉपी में खींचा तो नहीं जा सकता, केवल संकेत के रूप में बताया जा सकता है। क्या आप ऐसा कोई सुझाव दे सकते हैं जिससे सरल रेखा को कॉपी में बनाया जा सके? आपके सुझाव, तो सरल रेखा को कॉपी में बनाया जा सके तो हम लोग स्केल के माध्यम से सरल रेखा को कर सकते हैं, बना सकते हैं। संकेत का उपयोग कर सरल रेखा खींचना। ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन यूजिंग अ सिंबल। तो यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, देखिए अच्छे से, दोनों तरफ एरो लगा हुआ है। फिगर नंबर 12 है। चित्र
12 में एक सरल रेखा खींची गई है। ये फिगर नंबर 12 है ना, सरल रेखा खींची गई है जिसके दोनों सिरे पर तीर के निशान लगे हुए। देखिए, जिसके दोनों सिरों पर क्या है, तीर के निशान लगे हुए हैं। दोनों तरफ तीर के निशान यह संकेत देते हैं कि सरल रेखा का कोई अंतिम बिंदु नहीं होता है। तो सरल रेखा में जो ये दोनों तरफ तीर के निशान होते हैं वो इसलिए बने होते हैं ताकि इसमें बताते हैं कि इसके दोनों तरफ कोई भी अंतिम बिंदु नहीं होता है, वह समाप्त नहीं होती है, वह चलती रहती है। इसी प्रकार यदि किसी स्थिर बिंदु से एक ऐसी सीधी रेखा खींची जाए जो एक तरफ बढ़ती ही रहे और कभी समाप्त ना हो तो इसे किरण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया, इसी प्रकार यदि किसी स्थिर बिंदु से एक ऐसी सीधी रेखा खींची जाए जो एक तरफ बढ़ती ही जाती है, इसी प्रकार यदि जो एक तरफ बढ़ती ही रहे और कभी समाप्त ना हो तो इसे किरण कहते हैं। अपनी कॉपी में किरण खींचिए तथा किरण को खींचने का तरीका भी लिखिए। क्योंकि किरण एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होकर आगे और आगे बढ़ती जाती है, इसलिए किरण को एक तरफ तीर के निशान लगाकर दर्शाते हैं। इसलिए चूंकि क्या करते हैं, जो किरण होता है उसको एक ही तरफ हम लोग बिंदी करके और वहाँ से हम लोग दर्शा देते हैं, तो जितना चाहे उतना वो आगे बढ़ सकता है। देखिए, बिंदु 0 से ओ से प्रारंभ होती हुई किरण एरो में चली गई। ऐसी सीधी रेखा जो एक बिंदु से प्रारंभ होकर एक ही ओर बढ़ती जाती है, ऐसी सीधी रेखा जो एक बिंदु से प्रारंभ होकर एक ही ओर बढ़ती जाती है उसे किरण कहते हैं। तो किरण किसे कहते हैं, एक ही बिंदु से आगे साइड बढ़ती ही जाए तो उसको किरण बोलते हैं। इसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है, इसकी बिल्कुल भी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है। आप दैनिक जीवन में किरण के अन्य उदाहरण सोचें एवं लिखें। तो किरण के अन्य उदाहरण सोचना एवं लिखना है हमको। चलिए आगे साइड क्रियाकलाप करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सरल रेखा किसको बोला है, जब हम इस प्रकार की रेखा बना के दोनों तरफ एरो लगा देंगे तो ये सरल रेखा हो जाता है। और इसके दोनों तरफ कितना भी हम लोग बढ़ाएं वो बढ़ता ही जाता है, बिल्कुल भी समाप्त नहीं होता है। और किरण किसे बोलते हैं, वो किसी एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होती है और वो आगे की तरफ चली ही जाती है, तो उसको कहते हैं किरण बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, किरण, क्योंकि वो एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होती है और आगे अंतिम, जब तक उसका किरण का कोई अंत नहीं होता है, इसलिए वो अनंत तक चलती ही जाती है, मतलब उसका भी कोई अंत नहीं होता है। तो ये सरल रेखा और ये किरण कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको सरल रेखा और किरण समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं क्रियाकलाप को। क्रियाकलाप एक्टिविटी 1, क्या आप निम्नलिखित चित्रों में किरणों एवं सरल रेखाओं को पहचान सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने पहले आगे साइड पढ़ लिया है कि किरण और सरल रेखा किसको बोलते हैं। सरल रेखा जिसमें दोनों तरफ तीर लगा हो सरल रेखा कहलाती है। और किरण क्या होता है, एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होकर के फिर अनंत तक जाती है, तो वो किरण कहलाती है। तो इसमें हमको सरल रेखा और किरण पहचानना है। तो देखिए, ये जो ABCD वाला जो ये रेखा है, दोनों तरफ वाले में एरो लगा हुआ है, तो ये कौन सा रेखा हो गया, सरल रेखा हो गया। पहचान कर लिखना है। तो ये कौन सा रेखा हो गया, सरल रेखा। और देखिए फ्रेंड्स, ये वाला क्या है, एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ हुआ है और इससे निकला हुआ दो किरण है। तो इससे निकला हुआ दो तीर टाइप का दिख रहा है, ये क्या है, किरण है। ये सरल रेखा नहीं है, ये क्या है, किरण है, क्योंकि एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ हुआ है। और ये दोनों ABCD ये क्या है, सरल रेखा है, क्योंकि दोनों तरफ एरो लगा हुआ है, तो इसलिए सरल रेखा है। देखिए चित्र 14, 15, 16 में ये चीज़ दिखाया गया है। आगे देखते हैं।
क्रियाकलाप एक्टिविटी 2 नीचे आपको और दो बिंदु दिए गए हैं। आप P बिंदु से गुजरने वाली कितनी सरल रेखा खींच सकते हैं और खींच कर देखिए उसी प्रकार Q बिंदु से कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है। कुछ ऐसी रेखाएं खींचिए। तो P बिंदु है और ये Q बिंदु है, इसमें क्या करना है, सरल रेखा खींचनी है। सरल रेखा मतलब जो ये P बिंदु है इसको ऐसे करके सरल रेखा और ऐसे खींचना है, और ये है ये सरल रेखा, ये खींचा गया। ठीक है, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला, क्या आप P बिंदु से खींची गई सरल रेखाओं को गिन सकते हैं? तो देखिए जी गिन सकते हैं, क्योंकि ऐसा ऐसा करके और ऐसा करके दो रेखा खींची जा सकती है। तो जी गिन सकते हैं, गिन सकते हैं। और दूसरा है, क्या आप Q बिंदु से खींची गई सरल रेखाओं को गिन सकते हैं? तो जी ये से ऐसे ऐसे करके ये इस प्रकार भी बन सकता है ये, तो इसको भी गिन सकते हैं। तीसरा, आप ऐसी कितनी सरल रेखाएं खींच सकते हैं जो P एवं Q दोनों बिंदुओं से होकर गुजरती है? तो असंख्य, क्योंकि बहुत सारे खींच सकते हैं ना, बहुत सारे खींच सकते हैं हम लोग इससे सरल रेखाएं। उपर्युक्त क्रियाकलाप से आप यह पाते हैं कि किसी एक बिंदु से होकर असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए जैसे कि मैंने पहले ही लिख दिया ना, असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है, परंतु दो बिंदुओं से होकर मात्र एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है। अब इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम में समझाती हूँ। ठीक है, क्या बोला था कि बिंदु जो P था उसमें बोल रहा था कि कितने सरल रेखाएं खींच सकते हैं, तो इसमें हम लोग बहुत सारे सरल रेखाएं खींच सकते हैं ना, और ये Q वाले बिंदु में भी बहुत सारे सरल रेखाएं हम लोग खींच सकते हैं। और इसमें उपर्युक्त निष्कर्ष में क्या बताया गया कि हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ दो बिंदुओं से एक ही सरल रेखा हम लोग खींच सकते हैं, लेकिन एक बिंदु से हम लोग अनंत किरणों को खींच सकते हैं। ये हमने ये इस क्रियाकलाप में सीखा है। रेखाखंड लाइन सेगमेंट, इस चित्र को देखें। इसे बनाने में जिन सीधी रेखाओं का उपयोग किया जाता है वे किसी एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होकर दूसरी निश्चित बिंदु पर समाप्त होती है। ऐसी रेखाओं को रेखाखंड कहते हैं। अब देखिए रेखाखंड किसे कहते हैं। इस प्रकार रेखाखंड एक सरल रेखा अथवा किरण का भाग है जिसकी लंबाई मापी जा सकती है। अब देखिए किसका भाग है, किरण और सरल रेखा का भाग है। चित्र कहाँ पर देखना है, इस चित्र को देखें जो ये वाला चित्र है नीचे साइड वाला। इसे बनाने में जिन रेखाओं का उपयोग किया जाता है वे किसी एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होकर दूसरी निश्चित बिंदु पर समाप्त होती है। ऐसी रेखाओं को रेखाखंड कहते हैं। एक निश्चित बिंदु से ना वे किसी एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होकर दूसरी निश्चित बिंदु पर समाप्त होती है, तो ऐसी रेखाओं को रेखाखंड कहते हैं। इस प्रकार रेखाखंड एक सरल रेखा अथवा किरण का एक भाग है जिसकी लंबाई मापी जा सकती है। तो ये रेखाखंड के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्रियाकलाप देखते हैं। नेक्स्ट क्रियाकलाप एक्टिविटी नंबर 3 है। चित्र 18 और 19 को देखकर नीचे दिए गए सवालों के जवाब सोचिए। तो देखिए ये ए बी सी डी ई एफ जी इतना तक दिया हुआ है, और ये चित्र नंबर 18 एंड 19। चित्र 1 में रेखाखंडों की पहचान कर उनकी संख्या लिखिए। तो रेखाखंड की पहचान करना है और उनकी संख्या भी ज्ञात कीजिए। इन्हें सभी रेखाखंडों के नाम भी लिखें। तो रेखाखंड ए सी बी एफ, एस ई बी डी, सी ई, ए ई, इस प्रकार से ये रेखाखंड के नाम है। चित्र 18 एवं 19 में कटान बिंदुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। कौन से रेखाखंड किन कटान बिंदुओं पर एक दूसरे को काटते हैं? रेखाखंड क्या है अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर कौन कौन से रेखाखंड दो दो बिंदुओं पर काट रहे हैं, यहाँ पर दो दो बिंदुओं पर काट रहे हैं। तो इस प्रकार ये
रेखाखंड है, ठीक है। और यहाँ पर एक ओ बिंदु काट रहा है। रेखाखंड क्या है अपने शब्दों में लिखे तो रेखाखंड एक ही जगह कई रेखाओं का सम्मिलित होना है, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आपको थोड़ा बहुत रेखाखंड के बारे में समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक। अपनी कॉपी पर दो बिंदु P और Q बनाइए जैसा कि ये बना हुआ है P और Q बनाइए। इन बिंदुओं को नीचे दिए गए चित्र में 3 प्रकार से मिलाकर दिखाया गया है। आप इन्हें कुछ और प्रकारों से मिलाने का प्रयास कीजिए। अब देखिए इनको अलग प्रकार से मिलाने की कोशिश की गई है। अब इसको बोल रहा है कि और कुछ प्रकार से मिलाने की कोशिश कीजिए। आप किस प्रकार से इसको मिलाएं देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स इस चित्र को बोल रहा है, इसमें बिंदु P और Q है, इसमें ऑलरेडी ये इस प्रकार से बना हुआ था ऐसे, और बोल रहा है कि इसको और किस प्रकार से आकृति दी जा सकती है। तो आई डोंट नो किस प्रकार की आकृति दी जा सकती है, मैंने अपने हिसाब से इस प्रकार से आकृति दे दी है। आप लोग और कुछ आकृति बना सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर बनाइएगा। देखिए फ्रेंड्स ये वाली आकृति जो बिंदु P और Q है, इसको इस प्रकार ये चित्र बना हुआ था, इसको ऐसे मिलाया गया है, ऐसे भी मिलाया गया है। इसमें ये बोला गया है कि इसमें और किस प्रकार से हम लोग आकृति बना सकते हैं, कुछ और बनाइए। तो मैंने अपने हिसाब से इस प्रकार बना दिया है, आप लोग और बना सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। चलिए आगे की साइड देखते हैं। रेखाखंड बिंदु P और Q को कई तरह से मिलाया जा सकता है, परंतु रेखाखंड द्वारा उनको केवल एक ही प्रकार से मिलाया जा सकता है। रेखाखंड दो बिंदुओं को मिलाने वाली सबसे छोटी रेखा है। तो रेखाखंड क्या है? दो बिंदुओं को मिलाने वाली सबसे छोटी रेखा है। रेखाखंड मतलब होता क्या है? वो रेखा किसको खंडन करती है, किसको तोड़ती है, किसके बीच से होकर के जाती है, उसको रेखाखंड बोलते हैं। तो यहाँ पर बिंदु P और Q है, तो बिंदु P और Q को मिलाने वाली जो ये रेखा है, ये सबसे छोटी रेखा होती है। अब इनसे हम लोग कई प्रकार से मिला सकते हैं, लेकिन परंतु रेखाखंड द्वारा उनको केवल एक ही प्रकार से मिलाया जा सकता है। मतलब कई प्रकार से हम लोग उसको गोदा-गादी कर सकते हैं, लेकिन एक नियम जिस प्रकार होता है किसी भी चीज़ को बनाने उनाने का, तो वो ये भी नियम यहाँ पर लागू होता है रेखाखंड बनाते समय। मीना कहती है P से Q तक की सबसे कम दूरी का मार्ग रेखाखंड है। तो मीना क्या कहती है? P से Q तक की सबसे कम दूरी का मार्ग रेखाखंड ही है। क्या आप सहमत हैं? क्यों? संरेख बिंदु कोलिनियर पॉइंट्स। अब देखिए यहाँ पर रेखाखंड हम लोगों ने देख लिया, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा एक सबसे छोटी रेखा होती है। अब संरेख बिंदु किसको बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। नीचे तल पर स्थित बिंदुओं को देखिए, नीचे तल पर स्थित बिंदुओं को, ये बिंदु P Q R ये बिंदु हैं, और ये A B C ये बिंदु है, ये X Y Z L ये बिंदु है। चित्र अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग। चित्र 22 में बिंदु P Q एवं R एक ही किरण पर स्थित है। देखिए एक ही किरण पर स्थित है, इन्हें संरेख बिंदु कहते हैं। संरेख मतलब कि एक ही रेखा में बनी हुई बिंदु कहते हैं। चित्र 23 में बिंदु A B एवं C एक ही रेखाखंड पर स्थित नहीं है, ये बिंदु संरेख नहीं है। संरेख मतलब एक ही रेखाखंड में बिंदु स्थित हो, उसको संरेख बिंदु कहते हैं। और जो ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये एक ही रेखाखंड में बिंदु स्थित नहीं है, इसलिए संरेख बिंदु नहीं है। चित्र 24 में बिंदु X Y Z एवं L एक ही सरल रेखा पर स्थित है, क्या एक संरेख बिंदु है? तो जी ये संरेख बिंदु हो सकता है, क्योंकि एक ही रेखाखंड में ये बिंदु स्थित है, ठीक है। अब संरेख बिंदु समझ में आ गए, एक ही लाइन में बहुत सारे बिंदुओं का होना संरेख बिंदु कहलाता है। इधर रेखाखंडों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ लाइन सेगमेंट। अब रेखाखंडों की तुलना करना है। दो रेखाखंड की तुलना का अर्थ है पता करना
कि दिए गए रेखाखंडों में कौन सा रेखाखंड बड़ा है। अब इसमें दो रेखाखंडों की तुलना किस लिए की जा रही है, क्योंकि इसमें देखना है कि कौन सी रेखाखंड बड़ा है। पहला, अवलोकन द्वारा पता करना, टू कंपेयर बाय ऑब्जर्वेशन। देखो अवलोकन करके बताइए, जो ABCD है तो इसमें CD वाला बड़ा है, PQRS है तो इसमें RS वाला बड़ा है, और इधर ये ABCD है तो इसमें CD वाला बड़ा है, और इधर MN और QP वाला है तो इसमें ये दोनों तो बराबर दिखाई दे रहे हैं। चित्र 25 एवं 26 में केवल देखकर ही बताया जा सकता है कि CD रेखाखंड AB से, तथा मतलब कि ये चित्र 25, 26 और 27 में ये देख कर के बताया जा सक रहा है। हाँ, इसको ये दोनों बस को देख करके ये बताया जा सका कि कौन सा रेखाखंड बड़ा है आसानी से। लेकिन जो ये वाला रेखाखंड है और ये वाला रेखाखंड है, ये जो 27 और 28 है, इन दोनों में थोड़ा कन्फ्यूज़न है क्योंकि रेखाखंड बराबर दिख रहे हैं। तो इसमें पता करना है हमें कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तथा RS रेखाखंड PQ से बड़े हैं। देखिए उसमें चित्र में दिखाया गया कौन कौन से बड़े हैं, मैं यहाँ पढ़ते जा रही हूँ और आप वहाँ पर अपने बुक को खोल करके अच्छे से कंपेयर कीजिए। अर्थात चित्र 25 में CD बड़ा है AB से, तथा चित्र 26 में PQ छोटा है RS से। चित्र 27 और 28 में क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा रेखाखंड बड़ा है? आइए इन्हें नाप कर देखें। अब देखिए, जिस रेखाखंड में थोड़ी समानता होती है बताया नहीं जा सकता है कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा, तो उसके लिए हम लोग स्केल पट्टी का प्रयोग करते हैं। उसमें स्केल से हमको पता चलता है सही सही आंकड़े के कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। दूसरा है स्केल की सहायता से सही मापन, करेक्ट मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो स्केल के सहायता से हमको सही मापन करना है। तो स्केल किस प्रकार से हम लोग, तो देखिए ये भी हमारा क्या है, एक स्केल है, ठीक है। अब स्केल में हमको कोई लाइन हमको मापनी है तो क्या करना होता है, जो ये 0 बिंदु होता है वहाँ से हम लोग मापते हैं, और जो 0 से 1 तक की लंबाई होती है वो 1 सेंटीमीटर कहलाती है। उसी प्रकार से यहाँ तक की 2 सेंटीमीटर कहलाती है। तो इस प्रकार से ये बना हुआ होता है ना। अब इसमें हम लोगों को क्या करना होता है, मापना होता है। जब भी किसी लाइन वगैरह को मापा जाए, भुजा वगैरह को, तब 0 से प्रारंभ करते हैं और इधर बताते हैं, ठीक है। हमेशा 0 से ही प्रारंभ करना होगा, ठीक है, क्योंकि 1 से नहीं करेंगे ना, 1 से गलत हो जाएगा। फिगर नंबर 29, उपरोक्त चित्र 29 में AB रेखाखंड को नापते हुए दिखाया गया है। तो देखिए ये कितने सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर ये रेखाखंड है, ठीक है। अब देखेंगे नापने की विधि। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, नापने की विधि, मेथड ऑफ मेजरमेंट। अपनी कॉपी पर एक बिंदु A बनाइए। अपनी कॉपी पर एक बिंदु A बनाना है। स्केल को इस प्रकार रखिए जिससे कि स्केल पर बना 0 का निशान बिंदु A पर आए। अब देखें कि ए रेखा का दूसरा छोर स्केल के किस निशान तक पहुंच रहा है। उपरोक्त चित्र में B स्केल पर बने निशान 5 पर आ रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रेखाखंड AB की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। अब इसको फिर से थोड़ा सा बताया गया है, देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देती हूँ। जो हमारा ये स्केल पट्टी है इसको रखना है, ठीक है। इसको हम लोगों ने रख लिया। अब रख लिया तो इसको क्या बोला, 0 बिंदु। तो हमारा 0 बिंदु ये है और ये A बिंदु है। यहाँ पर से हम क्या करना है, लाइन खींचना है 5 सेंटीमीटर तक का। ये देखिए ये लाइन खींच दी हम लोग। ये बिंदु क्या बन गया, ये A है और ये B है। और कितना सेंटीमीटर हुआ, ये 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर है। किस प्रकार नापना है आपको, ये सबसे शुरुआती बिंदु, सबसे ये 0 वाले बिंदु से हमको मापना है, ठीक है। तीसरा है डिवाइडर द्वारा मापन। पहला तो स्केल पट्टी वाला मापन देख लिए। अब डिवाइडर द्वारा मापन, मेजरमेंट बाय डिवाइडर। डिवाइडर से अब मापने की विधि किस प्रकार है। आपने देखा कि स्केल की सहायता से हम उन रेखाखंडों की लंबाई नाप सकते हैं जहां स्केल सीधी
रखी जा सकती है। अब देखिए भाई, हम लोग स्केल से उन्हीं जगहों को नाप सकते हैं जहाँ पर स्केल एकदम फ्लैट में बढ़िया रखा जा सके। अब ऊबड़ खाबड़ में तो हम नाप नहीं सकते हैं ना, इसलिए क्या डिब्बे या गिलास के भीतर की दीवारों के बीच की दूरी स्केल की सहायता से मापी जा सकती है? तो डिब्बे या गिलास के भीतर के बीच की दूरी को हम लोग स्केल पट्टी वगैरह से नाप नहीं सकते हैं, इसलिए उसको मापने के लिए डिवाइडर का यूज़ किया जाता है। अब डिवाइडर को किस प्रकार मापा जाता है, देखिए डिवाइडर में एक डिवाइडर लें, उसे गिलास के मुंह पर रख कर इतना फैलाएं कि उसकी नोक गिलास के भीतरी दीवारों की स्पर्श करें। तो देखिए डिवाइडर को कैसे मापना है, अब मैं यहाँ पर रखी नहीं हूँ परंतु आपको ये दिखाई दे रहा है। तो ऐसे करके आपको फैलाना है, उसको फैलाने के बाद गिलास को रखना है और उसको मापना है। मापने के बाद फिर स्केल पट्टी को रखना है जो कि यहाँ पर रखाया हुआ है, और जितना वो फैला है उसको हिलाना ही नहीं है, उतना ही जीरो से रख करके हमको मापना है कितना सेंटीमीटर जा रहा है। तो यदि वो एक निश्चित माप में आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि गिलास की चौड़ाई कितनी है, उसके अंदर की चौड़ाई कितनी है। तो यहाँ पर दिखाया गया है कितना, 3.6 दिया गया है। इसकी गिलास की चौड़ाई कितना दिया गया है, 3.6, क्योंकि 3 के बाद इस लाइन में आ रहा है और ये 3 का 5 है, मतलब 3.5 और एक और बिंदु माया है तो वो हो गया 6। तो ये गिलास की चौड़ाई कितनी है, 3.6 है। अब डिवाइडर को बिना दबाए गिलास से बाहर निकालकर स्केल पर चित्र 31 के अनुसार रखें तथा लंबाई ज्ञात करें। जिस प्रकार ये दिया गया है उसी प्रकार से आपको लंबाई ज्ञात करना है। शिक्षक के लिए यहाँ ध्यान में रखा जाए कि स्केल के किसी भी खंड से लंबाई नापने पर उसकी लंबाई के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। किसी पुराने स्केल का उपयोग करते समय शून्य से शुरू न करने की स्थिति में नाप कैसे पता करेंगे, यह चर्चा छात्रों के साथ करें। ऐसे मापने का अभ्यास उन्हें करने दें। तो आप लोग सीधी सीधी ये बात समझिए कि आपको मापना कैसे है, आपको हमेशा जीरो से ही प्रारंभ करना है मापना। अब किसी ठोस वस्तु और फिर जो स्केल पट्टी फ्लैट नहीं होता है, गोल वस्तुओं को मापने के लिए कौन सा हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, तो हम लोग डिवाइडर का प्रयोग कर सकते हैं और उसको फ्लैट में रख करके स्केल पट्टी में उसका मापन ज्ञात कर सकते हैं। आपको इस चित्र के द्वारा समझ में आ गया होगा। अभी मेरे पास इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध नहीं है, मैं ला नहीं पाई थी, ठीक है। आगे साइड चलते हैं। शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।